तथा गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग अंग्रेजी में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। इसे हम लोग लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम, और बल का अंग्रेजी जो होता है कि हमारा फोर्स होता है, कि ये अध्याय को पढ़ेंगे। तो हमने पिछले अध्यायों में देखा था कि जो हमारा बल होते हैं F बराबर ma होते हैं, जहाँ पे F जो हमारा था वो बल था, m जो हमारा था द्रव्यमान था, और ये जो है कि एक्सेलरेशन होते हैं। ये जो है कि क्या है, एक्सेलरेशन है या त्वरण है। तो हमने देखा था कि ये जो हमारा होता है, पिछले अध्याय में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखा था कि a बराबर v माइनस यू बराबर t होता है। तो ये हमारा क्या है, त्वरण का सूत्र होते हैं, जहाँ v हमारा क्या था, अंतिम वेग था, और u जो था कि प्रारंभिक वेग है, और t जो है कि जितना मैंने वेग उसकी ट्रेवल की गई है उतना समय अंतराल है वो। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। बल क्या होते हैं, गति के कौन कौन से नियम है, गति के जो 3 नियम है तो कौन कौन से होते हैं, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर आपको इसी तरह के और भी अध्यायों को देखना है, सभी कक्षाओं को, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेज 504 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेंगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आज हम अध्याय 8 बल तथा गति के नियम को शुरू करते हैं। तो हमें कह रहा है कि पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग, त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया था। तो हमने वस्तु को, जो पिछले अध्याय थे उसमें हमने वस्तु की स्थिति और वेग और त्वरण के आधार पर वस्तु की गति को हमने वर्णन किया था। हमने देखा कि ऐसी गति भी कभी एक रूपता में होती है तब कभी नहीं होती है। तो ऐसी जो गति होंगी कभी सामान्य रूप में होती है और कभी नहीं होती है। लेकिन अभी हमने चर्चा नहीं की कि गति का क्या कारण होता है, तो गति किस कारण से होती है, उन बिंदुओं पर हमने चर्चा नहीं किया था। समय के साथ वस्तु की चाल में क्यों बदलती है, क्या सभी प्रकार की गतियाँ का कोई कारण होता है, यदि ऐसा है तो इस कारण का स्वभाव क्या है। इस अध्याय में हम ऐसे ही सभी जिज्ञासाओं को बुझाएंगे। सदियों से गति और इसके कारणों ने वैज्ञानिक और दार्शनिकों को उलझा रखा था। फर्श पर रखी एक गेंद को धीमी से ठोकर लगाने पर वह हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहती। ऐसी परिस्थितियों से यह पता चलता है कि किसी वस्तु की विराम की अवस्था ही उसका स्वाभाविक अवस्था है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु होती है, उसकी जो विराम की अवस्था में रहने ही उसका क्या है, स्वाभाविक नेचर होता है। कोई वस्तु हमेशा वो विराम की अवस्था में रहना चाहती है, रुकी हुई रहना चाहती है, वो उसका स्वाभाविक नेचर है। लेकिन हम उस पर बाह्य बल लगाकर उसको गति प्रदान करते हैं या गतिमान करते हैं। ऐसी मान्यता तब तक बनी रही जब तक कि गैलीलियो और आइजक न्यूटन ने वस्तुओं की गति के बारे में एक पूर्णतः विभिन्न संकल्पना प्रस्तुत नहीं की। अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करने पड़ता है। सामान्य भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है। अगर सामान्य भाषा में हम इसे कहें तो हमें इसको रोकने के लिए या गति देने के लिए जो होती हैं वो हम लोग शारीरिक प्रयास करना पड़ता है। हम कहते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। तो कोई भी वस्तु होती है उसे गति में लाने के लिए हम उस पर खींचते हैं, धकेलते हैं या ठोकर लगाते हैं। तो किसी वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, यही हमारा क्या कहलाता है, तो बल कहलाता है। यही क्या कहलाएगा, हमारा बल कहलाता है। खींचने, धकेलने या ठोकर लगाने की इस क्रिया पर बल की अवधारणाएं आधारित है या बल कहलाती है। अब हम बल के विषय में विचार करते हैं, यह क्या है। वास्तव में बल को न तो किसी ने देखा है, न चखा है, न ही महसूस किया है। तो बल को वास्तव में जो किसी ने नहीं देखा है, नहीं उसे चखा है, नहीं महसूस किया है। हालांकि बल का जो प्रभाव होते हैं, इफेक्ट होते हैं, उन्हें हम देखते हैं या महसूस करते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है, तो यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी जो क्रियाएं होती हैं किसी वस्तु को गति देने के लिए युक्ति है। तो जब हम किसी वस्तु पर
ठोकर लगाते हैं या धक्का देते हैं या खींचते हैं, वो सभी क्या है, किसी वस्तु को गति देने की क्रिया होती है। लेकिन जो हम ठोकर लगाते हैं, धकेलते हैं, तो वो हमारा, या खींच रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, एक बल का भी रूप है। वो सभी चीज़ें होती हैं, वो बल का रूप है और बल लगाते हैं। तो हम कह सकते हैं इसे साधारण भाषा में कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो तभी वह वस्तु जो होती है कि वो गति वस्तु में आती है। जैसा कि हम चित्र 8.1 में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एक लड़का जो है कि वो ट्रॉली को क्या कर रहा है, धकेल रहा है, ट्रॉली को धकेल रहा है। तो वह क्या कर रहा है, धकेलना भी क्या है, एक बल लगा रहा है। दूसरे में हम बी में देखते हैं कि एक बच्चा वो दराज को क्या कर रहा है, खींच रहा है। यहाँ पर जब हम खींचते हैं बाहर की तरफ, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक बल की प्रक्रिया है जो किसी वस्तु को गति देने के लिए युक्ति है। अब हम सी में देखते हैं तो एक लड़की क्या कर रही है, एक बॉल को, जो हॉकी बॉल है, उसको हॉकी स्ट्राइक से क्या कर रही है, ठोकर मार रही है। क्या कर रही है, ठोकर मार रही है। तो ये भी क्या है, बल है जो किसी वस्तु को, तो यहाँ वस्तु क्या है, एक गेंद है, गेंद को गति देने के लिए ये लड़की क्या कर रही है, बल लगा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं, धकेलते हैं या ठोकर लगाते हैं, तो वो सभी जो होती है कि उस वस्तु की गति को युक्ति है या बल का कार्य करती है, ठोकर लगाना, खींचना और धकेलना। अब हम आगे देखते हैं। पिछली कक्षाओं में अर्जित ज्ञान के आधार पर आप इस बात से परिचित हैं कि किसी वस्तु में वेग का परिमाण जो होता है वह वस्तु की गति को तेज या धीमा करने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है। तो हम पिछले अध्यायों के ज्ञान के आधार पर कह सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु को गति देते हैं, मान लीजिए ये गेंद है, गेंद को जब हम गति देते हैं तो गेंद की जो गति है वो परिमाण जो उसका होता है, वेग को, इसको धीमा करते हैं, या जब हम इसको फास्ट करते हैं, तेज करेंगे, तो क्या होगा, इस पर हम लोग को बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। धीमा करने के लिए इसे हमें क्या करना होगा, रोकना होगा। और जब हम इसको गति तेज करना है तो क्या लगाते हैं, ठोकर देते हैं। तो वही हमसे कह रहा है कि जब हम किसी वस्तु के वेग में या परिमाण में या वस्तु की गति को तेज या धीमा करने में या उसकी गति को बदलने में हम बल का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, हम बल का प्रयोग करते हैं। आप यह भी जानते हैं कि बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है। तो हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा बल होता है उसके द्वारा हम किसी वस्तु की जो होगी आकार भी बदलते हैं और आकृति भी बदल सकते हैं। जैसा कि हमको चित्र 8.2 में दिखाया गया है। यहाँ पर अब देखिए, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा स्प्रिंग है। क्या है, स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग को जब हम बल लगाते हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग को हम लोग खींचते हैं। क्या करते हैं, खींचते हैं। तो देखते हैं कि स्प्रिंग जो होता है कि अपनी प्रारंभिक स्थिति से वो बदल जाती है और वो फैल जाती है। क्या होती है, फैल जाती है, एक्सपेंड कर जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम बल लगाकर जो हमारी स्प्रिंग की आकृति थी उसको हमने बदल दिया। अब हम एक गुब्बारा को देखते हैं या गोलाकार गेंद को। तो जब हम गोलाकार गेंद को दबाते हैं, दबाना भी क्या है, बल का ही एक रूप है। तो जब हम दबाते हैं तो देखते हैं कि ये गेंद की जो आकृति होती है वो बदल जाती है। क्या होती है, बदल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी बल के प्रयोग द्वारा हम वस्तु की आकार और आकृति भी बदल सकते हैं। आगे हमें 8.1 में संतुलित और असंतुलित बल के बारे में पढ़ना है। तो संतुलित बल को हम लोग अंग्रेजी में बैलेंस कहते हैं और असंतुलित बल को अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स, संतुलित और असंतुलित बल। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा संतुलित बल कौन है और असंतुलित बल कौन है। चित्र 8.3 में लकड़ी का एक पिंड एक समतल मेज पर रखा गया है। चित्र में दर्शाए अनुसार दो धागे एक्स और वाई पिंड के विपरीत सिरों से जुड़े हैं। तो हमारा 8.3 चित्र है, जैसा कि ये देख सकते हैं। तो एक मेज पर जो है कि एक समतल मेज पर एक लकड़ी का पिंड रखा हुआ है। इसे दो रस्सी या दो धागे से कह सकते हैं। एक हमारा एक्स है और एक हमारा वाई है। एक्स है जो इस डायरेक्शन में है और वाई जो है कि विपरीत डायरेक्शन में है। अगर हम किसी बल द्वारा धागे एक्स को खींचते हैं, अगर हम किसी बल द्वारा
अगर इस धागे x को खींचेंगे तो क्या होगा कि ये जो हमारा मेज का जो पिंड है, समतल पिंड है लकड़ी का, वो दाईं की तरफ जाएगा। क्या जाएगा? दाईं ओर जाएगा। क्या जाएगा? दाईं ओर जाएगा। और जब हम y को खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये बाईं ओर जाएगा। किसकी ओर जाएगा? बाईं ओर जाएगा। लेकिन जब हम दोनों समान से खींचेंगे तो ये पिंड यहीं पर स्थिर रहेगा। क्या होगा? ये पिंड यहीं पर स्थिर रहेगा। जब हम दोनों बल लगाएंगे, दोनों बल x और y को लगाएंगे तो ये पिंड यहीं पर स्थिर रहेगा। लेकिन जब हम x को लगाएंगे तो वो दाईं ओर जाएगा। जब हम y पर बल लगाएंगे तो ये बाईं ओर जाएगा। अब हम इसी चीज़ को समझते हैं। पिंड दाहिनी ओर खिसकना शुरू कर देता है। जब हम x को खींचेंगे तो पिंड क्या हो जाएगा? दाहिनी ओर जाने लगेगा। इसी प्रकार जब अगर हम धागे y को खींचते हैं तो पिंड कहाँ जाता है? बाईं की ओर खिसकने लगेगा। ने जब x को लगाएंगे तो इधर जाएगा, और जब y को खींचेंगे तो पिंड कहाँ जाएगा? इधर जाने लगेगा। लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी स्थिति में पिंड गति नहीं करता है। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं। तो मान लीजिए कोई पिंड है हमारा, जब हम इस पर समान गति से x और इधर हमारा क्या है? y है। जब हम समान बल से x और y दोनों इस पिंड पर लगाते हैं तो बल जो वो पिंड जो होता है स्थिर रहता है। जब दोनों कंडीशन में पिंड जो होता है अगर स्थिर रहेगा, यही हमारा क्या कहलाता है? संतुलित बल कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलित बल कहलाता है। तो हम इसे अब देखते हैं आगे हमसे क्या कह रहा है। यह गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं। जब दोनों पर हम सामान्य बल लगाएंगे तो क्या होगा? पिंड को गति की अवस्था में परिवर्तित नहीं होने देता है। अब हम आगे देखते हैं। अब एक ऐसी अवस्था की कल्पना करें जिसमें भिन्न परिमाण के दो विपरीत बल पिंडों को खींचते हैं। अब ऐसे कह रहा है कि हमको कि ऐसे परिमाण का कल्पना कीजिए कि जो दो विपरीत पिंड को खींचते हैं। अब मान लीजिए x जो हमारा है वो अलग है। मान लीजिए ये हमारा क्या है? 50 न्यूटन है। और जब हमारा यहाँ y है तो इसको मान लीजिए 30 न्यूटन है। क्या है? 30 न्यूटन से ये खींच रहा है, ये 50 न्यूटन से खींच रहा है। तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा पिंड है वो धीरे धीरे x की तरफ दाईं ओर चलने लगेगा। क्यों? दाईं ओर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x का मान है वह y के मान से अधिक है। यहाँ पे क्या है? x के मान से y का मान अधिक है। अगर मान लीजिए ये पिंड है, अगर हम x के तरफ जो है x के तरफ 30 न्यूटन लगाएंगे, अगर हम y के तरफ 50 न्यूटन का बल लगाएंगे तो हमारा क्या होगा? पिंड जो होगा वो बाईं ओर सरकने लगेगा। किस ओर आने लगता है? बाईं ओर आने लगता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर बल का परिमाण जो हो कि अलग हो या भिन्न भिन्न हो तो उस अवस्था में जहाँ पे अधिक बल होगा पिंड उसी दिशा में खसकने लगेगी। क्या होगी? उसी दिशा में वो जाने लगती है। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 30 न्यूटन का बल है, यहाँ पर हमारा 50 न्यूटन का बल है। तो दोनों बल का मान जो है कि वो संतुलित नहीं है। संतुलित कब होता? अगर यहाँ x पे भी 50 न्यूटन का बल लगता। जब x पे भी 50 न्यूटन का बल लगता तो ये पिंड क्या रहता? स्थिर रहता, खसकता नहीं, तब वो हमारा संतुलित बल है। लेकिन यहाँ पर बल जो है कि x का जो मान है यहाँ पर तो वो 30 है, बल का मान से कम है। इसीलिए ऐसे बलों को हम लोग संतुलित बल कहते हैं। ऐसे बलों को हम क्या कहेंगे? संतुलित बल, असंतुलित बल कहते हैं। माफ कीजिएगा, क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। इससे यह पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला जो असंतुलित बल होता है उसे गति प्रदान करता है। तो कोई भी पिंड है, अगर उसको कोई भी असंतुलित बल उसे पिंड को गति प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि असंतुलित बल में जो हमारे बल को खींचने का मान होते हैं वो कम और ज़्यादा होते हैं। किसी एक का मान जो होता है ज़्यादा होता है दूसरे बल की अपेक्षा। अब हमारा क्या होता है जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदुरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं। यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता है। अगर जो बक्सा होगा, अगर उस पर हम कम बल लगाते हैं तो देखते हैं कि बक्सा जो होता है वह नहीं खिसकता है, क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम करता है। तो यहाँ पर जो घर्षण बल होता है वो इसके विपरीत दिशा में, जो हम बल लगाते हैं उसके विपरीत दिशा में काम करता है। जैसा कि हमें चित्र
8.4 में दिया गया है। यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है। तो कभी भी घर्षण बल जो होंगे वो दोनों संपर्क सतहों के बीच में होता है, अर्थात बक्से की नीचे की सतह और फर्श की खुरदुरी सतह के बीच। यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है। तो वही हमारा जो घर्षण बल होता है वो बल को संतुलित करता है, इसीलिए बक्सा जो होता है कि वो खिसकता नहीं है। यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता है। तो यही कारण जो होते हैं कि वो हमारा बक्सा नहीं खिसकता है। जबकि हम चित्र 8.4 बी में देखते हैं तो बच्चे ने बक्से के जोर से धकेलता है, लेकिन बक्सा फिर भी नहीं खिसकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि घर्षण बल जो है यहाँ पर अभी भी अधिक है। तो घर्षण बल है अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। अगर बच्चे को ज़्यादा जोर से धकेलते हैं तब धकेलने वाला घर्षण बल जो होता है वो अधिक हो जाता है। तो जब हम जोर से और जोर से धकेलेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर हमारा जो धकेलने वाला बल होगा वह घर्षण बल से अधिक हो जाता है और यहाँ असंतुलित बल कार्य करता है, इसलिए बक्सा खिसकने लगता है। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा पहला स्थिति ए में जब हम देखते हैं तो हमारा क्या है कि एक लड़का एक लड़की और ये हमारा क्या है, बॉक्स है, बक्सा है। तो इसको दोनों जो है कि इस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, दोनों इस दिशा में इसे धकेल रहे हैं। इसका मतलब क्या, बल लगा रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये नॉर्मल बल है या बल कह सकते हैं। लेकिन जो हमारा ये सतह होता है, ये सतह जो होती है ये बक्से की निचली सतह और इसकी ऊपरी सतह जो खुरदरी सतह है उसके बीच हमारा घर्षण बल माने फ्रिक्शन फोर्स, इसको हम क्या कहते हैं, घर्षण बल, अंग्रेजी में कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो घर्षण बल जो होता है कि ये विपरीत दिशा में कार्य करता है। अगर बल की दिशा हमारा इस डायरेक्शन में है तो घर्षण बल की दिशा इस डायरेक्शन में। तो हम देखते हैं कि जब ये दोनों धकेलता है जोर से तब भी ये बक्सा जो होता है कि नहीं धकलाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है घर्षण बल क्या होता है, ज़्यादा होता है, घर्षण बल ज़्यादा होता है इसीलिए, और ये जो बल होता है ये कम होगा, क्या होता है, कम होता है, इसीलिए बक्सा नहीं खिसकता है। जब हम दूसरी स्थिति को देखते हैं तो हमारा जो बल की दिशा होती है ये होता है और घर्षण बल की दिशा जो है कि ये है। तो यहाँ पर जो हमारा एफ होता है, घर्षण बल होता है, ये क्या है, ये भी ज़्यादा है और ये क्या है, कम है। इसीलिए दूसरी कंडीशन में भी हमने देखा था कि जो बक्सा था वो नहीं खिसक रहा था, जबकि हम तीसरी कंडीशन में ये बच्चा और जोर से बल लगाता है, बहुत अधिक जोर से लगाता है। तो जो बक्सा के घर्षण बल, ये बल की दिशा है इस डायरेक्शन में, घर्षण बल इसके विपरीत डायरेक्शन में लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब अधिक जोर से वो धकेलता है तो घर्षण बल यहाँ पे कम हो जाता है और इस बल का मान जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो बक्सा क्या होता है कि इस डायरेक्शन में खिसकने लगते हैं। बक्सा क्या होते हैं, इस डायरेक्शन में ये खिसकने लगते हैं और खिसक के ये आगे चले आते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि घर्षण बल, तो यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, तो संतुलित बल की कंडीशन है। यहाँ पे क्या है, संतुलित बल की कंडीशन है, बैलेंस फोर्स, यहाँ भी संतुलित बल है। जबकि यहाँ क्या है, असंतुलित बल है। क्या है, यहाँ पे असंतुलित बल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि घर्षण बल का मान जो होता है वो कम है और यहाँ पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसका मान ज़्यादा है। जबकि यहाँ पर इसके सतह का जो बल है वो घर्षण बल के बराबर है, इसीलिए हम जितना बल लगा रहे हैं वो नहीं जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि खुरदुरी सतह और जो पिंड है, बक्सा है, उसके सतह के बीच जो घर्षण बल लग रहे हैं उसका मान ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में भी इसे हम असंतुलित बल कह सकते हैं, इसे भी असंतुलित बल कह सकते हैं। इसमें कोई अथी नहीं है। जब भी मान कम ज़्यादा हो तो असंतुलित बल, और जब दोनों में सामान्य स्थिति रहती है तो वो हमारा क्या हो जाता है, असामान्य रहेगा, तो असंतुलित बल। तो ये भी असंतुलित बल का ही रूप है। लेकिन जो पिंड खसक नहीं रहा है तो इसके सतह के नीचे जो बल लगेंगे, सतह के नीचे जो बल है वो हमारा संतुलित बल है। सतह के नीचे जो बल है संतुलित बल है, लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे दोनों में तो हमारा क्या हो जाएगा, असंतुलित बल हो जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं, जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की जो गति होती है वह धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा
कि जो घर्षण बल हमारे होते हैं वो गति की दिशा के विपरीत कार्य करते हैं। अगर मान लीजिए हमारा गति की दिशा जो हो कि अगर गति की दिशा है अगर वो इस डायरेक्शन में है तो हमारा घर्षण की जो दिशा होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में, अगर मान लीजिए घर्षण बल इस दिशा में है तो गति हमारा इस दिशा में होगी, गति हमारा क्या होगा इस दिशा में होगी और घर्षण बल हमारा इस दिशा में होगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो घर्षण बल होंगे हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगते हैं। साइकिल को गति में रखने के लिए हमें फिर से पैडल चलाना पड़ता है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए हमें हमेशा एक असंतुलित बल की आवश्यकता होगी। तथापि वह बिल्कुल गलत है। कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बल या बाह्य बल या घर्षण बल संतुलित होते हैं। तो कोई भी वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला जो हमारा बाह्य बल हो, जैसे बाह्य बल या घर्षण बल, वो संतुलित हो। तथा अगर वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता है, अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में क्या होंगे परिवर्तन होंगे, उसकी दिशा में भी परिवर्तन हो सकते हैं। इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी किसी वस्तु को हमको गति में लाना है, त्वरण देना है, तो उस समय एक हमारा असंतुलित बल की आवश्यकता होती है और उसकी गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक असंतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। तो उसकी गति जो होगी या गति की दिशा में जो परिवर्तन होते हैं वो तब तक होता रहेगा जब तक उन पर संतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। तथापि यह बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग में से गतिमान रहेगी। अगर हम बल हटा लेंगे तो क्या होगा, वस्तु जो होता है कि प्राप्त वेग से हमेशा गतिमान रहता है। अब हम आगे गति का प्रथम लॉ क्या है, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन देखते हैं। इसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो गति का हम लोग प्रथम नियम देखते हैं तो हमें क्या कह रहा है कि वस्तुओं की किसी आंतल तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य न करता है वस्तु एक निश्चित गति से चलती रहती है। तो गैलीलियो साहब ने कहा था कि जब तक कोई वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो वस्तु जो है कि निश्चित गति से चलती रहेगी। अगर जो तो हमारा गति का जो प्रथम नियम है वो क्या हो जाएगा, जब तक कोई वस्तु अगर कोई पिंड गति में है तो उस पर कोई अगर हम बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि वह वस्तु जो होगी कि एक निश्चित गति से चलती रहती है। उन्होंने देखा कि कांच की गोली आंतल तल पर लुढ़कती है तो उसका वेग बढ़ जाता है। तो उन्होंने देखा कि जब एक गोली जो होती है वो कांच की गोली उसका आंतल तल पर अगर उसको लुढ़काएंगे तो क्या होता है कि उसका वेग बढ़ जाता है, जैसा कि चित्र 8.4a में हमको दिखाया गया है। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि गोली असंतुलित गुरुत्वीय बल के कारण नीचे आती है। तो हम अगले अध्याय में देखेंगे कि जो हमारी गोली होती है वो असंतुलित बल के गुरुत्वीय बल के कारण ही हमारी नीचे आती है। तो कोई भी पिंड अगर ऊपर है तो क्या होता है कि उसे पृथ्वी जो होती है कि अपनी ओर खींचती है, वो जो जिस आकर्षण बल से पृथ्वी अपनी ओर खींचती है वही हमारा गुरुत्वीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है, गुरुत्वीय बल कहलाता है, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं। तो हमारा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बट्टा r² होता है। यही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं। जहाँ पर अगर हम समानुपाती का साइन हटाते हैं तो हमारा g आता है और g हमारा क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं या नियतांक कहते हैं। इसका मान 6.67 × 10⁻17 होता 27 होता है।
तो आगे हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। और इसका जो त्वरण का मान होता है स्मॉल जी का, तो हमने बताया था आपको कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है, जो हम आगे के अध्याय में और विस्तृत जानकारी लेंगे। और नीचे पहुँचते पहुँचते यह निश्चित वेग प्राप्त कर लेती है। चित्र 8.5b में हमको दर्शाया गया है। तो क्या कह रहा है कि जब हम गोली को एक आंतल तल से लुढ़काते हैं तो ये नीचे की तरफ आती है, और जब इस गोली को धीरे धीरे दोनों तलों के वो झुकाव समान हो तो ये दूसरे तल पे क्या करती है, ये धीरे धीरे चढ़ जाती है और यहाँ तक पहुँच जाती है। तो हमको आगे कह रहा है, दर्शाया जाता है जब यह कांच की गोली ऊपर की ओर चढ़ती है तब इसका वेग घटता है, और जब ये नीचे से आएगी तो क्या होता है, जब ये गोली अगर नीचे की तरफ आएगी तो गति क्या होता है, तेज होता है। गति क्या होगा, तेज होगा। लेकिन जब ये ऊपर की ओर चढ़ती है तो गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। यही हमसे कह रहा है। अब हम चित्र 8.5c में दोनों ओर से एक आदर्श घर्षण रहित आंतल तल पर एक गोली, यहाँ घर्षण रहित का मतलब होता है चिकना सरफेस लेना। बहुत चिकना रहेगा, बहुत चिकना सरफेस रहेगा, वहाँ पे घर्षण क्या होता है, लेस होता है, कम होता है। अगर बहुत चिकना सरफेस है तो वहाँ पे घर्षण बल हमारा कम होता है या न के बराबर होता है। गैलीलियो ने तर्क दिया कि जब गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है तब यह ढाल पर नीचे की ओर लुढ़केगी। तो गैलीलियो साहब ने कहा था कि जब गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है तब यह ढाल पर नीचे की ओर लुढ़केगी तथा दाईं ओर के आंतल तल पर उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी। तो गैलीलियो साहब ने कहा था कि जब हम गोली को, मान लीजिए कि इस हाइट से, अगर इसका हाइट हमने h मान लिया, अगर h हाइट से हम इसको छोड़ रहे हैं तो गोली जो होगी कि वो फिर दूसरे के आंतल तल पर इसी हाइट तक आएगी। किस हाइट तक जाएगी, इसी h हाइट तक पहुंचेगी। तो उन्होंने कहा कि जितना गति से हम छोड़ेंगे वो उतना ही गति से जो होती है कि वो उसके आंतल तल के दूसरे छोर पर जाती है, लेकिन उसका वेग जो होता है वो धीमा होता है। आगे हम देखते हैं ऊंचाई तक जाती है। उन्होंने कहा कि जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया था, यदि दोनों ओर के तलों के झुकाव समान हो तो गोली उतनी ही दूरी चढ़ेगी जितनी दूर तक वह लुढ़की थी। अगर दाईं ओर के आंतल तल के कोण को धीरे धीरे कम किया जाए, अगर इसके कोण को हम लोग धीरे धीरे कम करें, जैसे यहाँ पे है, अगर गोली को हम लोग यहाँ से, गोली को जो हो कि हम लोग यहाँ से छोड़े, यहाँ से छोड़े, यहाँ से छोड़े, अगर आंतल तल में हम कोण को परिवर्तन कर रहे हैं तो गोली जो होगी कि मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी। तो जब यहाँ कोण बदलेगा तो वो डिस्टेंस ट्रेवल क्या करेगी, ज़्यादा करेगी। आगे उन्होंने कहा था कि गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी। कब, जब उसका जो कोण होगा, आंतल तल के जो कोण होगा, अगर वो धीरे धीरे कम किया जाए तो गोली क्या करेगी, अधिक दूरी तय करनी होगी। अगर इस तल को क्षैतिज कर दिया जाए, अगर मान लीजिए ये तल जो हमारा है कि अगर इस तल को अगर इस तरह के हमको आकार की कोई ये सिलेंडर है, अगर इसके तल को हम लोग समतल कर देते हैं, मैंने क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, जो हम सरफेस के एक और बराबर कर दें। अगर हम सतह के बराबर कर दें तो वही हमारा क्या कहलाता है, क्षैतिज कहलाता है, या जिसे हम हॉरिजॉन्टल। तब क्या होता है, अगर गोली को हम यहाँ से छोड़ेंगे तो ये धीरे धीरे लुढ़केगी और ये जो होगी कि ये बहुत दूरी जो है तय करती है। बहुत जो दूरी को हो, अगर क्षैतिज का रहेगा तो बहुत दूरी तय करेगी। आगे हमसे कह रहा है कर दिया जाए तो, अर्थात ढाल को शून्य कर दिया जाए तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार चलती रहेगी। यहाँ गोली पर लगने वाला असंतुलित बल शून्य है, तो यहाँ पर जो गोली पर बल जो लग रहा है वो असंतुलित बल क्या हो जाएगा, उसका मान जो है हमारा शून्य है। इस प्रकार ज्ञात होता है कि गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होती है, लेकिन गोली की गति, जैसा कि हम चित्र 8.5 में देख सकते हैं। पहला हमारा क्या है, ए में किसी कांच की गोली का आंतल तल पर नीचे की ओर लुढ़कना। तो पहला में है कि किसी गोली को हम आंतल तल पर क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ लुढ़का रहे हैं। लेकिन चित्र बी में क्या है
कि गोली की ऊपर की ओर गति, तो गोली क्या होती है, यहाँ आती है और ये आंतल दूसरे आंतल तल पर ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। हमने तीसरा में देख रहे हैं कि जब हम कांच की गोली के द्वि आंतल तल पर गति, तो जब हम इसके कोण बदलते हैं तो क्या होता है, तो गति गोली जो होती है कि उस ऊंचाई पर जाती है जब हम यहाँ से छोड़ते हैं, तो लेकिन जब दूसरे आंतल तल को हम बदलते हैं विभिन्न कोनों पर, तो क्या होते हैं कि जब ये रहता है तो ये नॉर्मल इस ऊंचाई में क्या होता है, ये कम दूरी तय करता है। लेकिन जिस तरह से हम कोण बदलेंगे तो ये क्या करेगा, इससे ज़्यादा करेगा, ये क्या होगा, ज़्यादा दूरी तय करेगा, क्या करेगा, ज़्यादा दूरी लेना पड़ेगा, इसमें भी ज़्यादा दूरी हो जाएगा। तो यही हमको चित्र 8.5 में कह रहा है। अब हम आगे देखते हैं। गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी 1564 ईस्वी में इटली के पीसा शहर में हुआ था। गैलीलियो की बचपन से ही गणित तथा प्राकृतिक दर्शन में रुचि थी, परंतु पिता विनेजो गैलीली उन्हें चिकित्सक बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पिता जो थे विंजो गैलीली वे उन्हें चिकित्सक बनाना चाहते थे। तदनुसार गैलीलियो ने सन 1581 ईस्वी में चिकित्सा उपाधि के लिए पीसा विश्वविद्यालय में नामांकन लिया। इस पाठ्यक्रम को वे कभी पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी वास्तविक रुचि गणित में थी। सन 1586 में उन्होंने अपनी प्रथम पुस्तक द लिटिल बैलेंस या ला वैंसिटा लिखी थी। तो कभी भी आपको पूछेगा कि गैलीलियो ने प्रथम पुस्तक कौन सी लिखी थी, तो द लिटिल बैलेंस या ला वैलेंसिटा लिखी थी, जिसमें उन्होंने एक तुला द्वारा पदार्थों के अपेक्षिक घनत्व अथवा विशिष्ट गुरुत्व प्राप्त करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया था। सन 1589 में उन्होंने अपनी निबंध डी मॉट में नत समतल के प्रयोग से किसी गिरती हुई वस्तु के गिरने की दर कम होने के संबंधी में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। सन 1592 में उन्होंने वेनिस गणराज्य के पाडुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया। यहाँ भी उन्होंने लगातार गणितज्ञ सिद्धांतों का परीक्षण किया। उन्होंने नत समतल तथा लोलक संबंधी अपने अध्ययनों द्वारा नियत त्वरण माने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गतिशील वस्तुओं से संबंधित परिष्कृत नियम प्रतिपादित किए। गैलीलियो एक कुशल शिल्पकार भी थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के दूरदर्शियों की श्रेणी विकसित की, जिनकी प्रकाशिक दक्षता उस समय उपलब्ध दूरदर्शियों से काफ़ी उत्तम थी। तो गैलीलियो ने अपने से एक कुशल शिल्पकार भी थे। उन्होंने अपने से बहुत सारी दूरदर्शियों की श्रेणी को विकसित किया था, जो जिसकी प्रकाशिक जो दक्षता थी वो उस समय की जितनी भी दूरदर्शियाँ उपलब्ध थी उनमें काफ़ी उत्तम थी। सन 1640 में गैलीलियो के आसपास उन्होंने प्रथम लोलक घड़ी की संरचना की। तो 1640 ईस्वी में गैलीलियो ने प्रथम लोलक घड़ी की संरचना की थी। उनके खगोलीय आविष्कारों की एक पुस्तक स्टोरी मैसेंजर, क्या स्टोरी मैसेंजर में गैलीलियो ने चंद्रमा पर पहाड़ों, छोटे छोटे सितारों से मिलकर बनी आकाशगंगा तथा बृहस्पति ग्रह के पारित 4 छोटे पिंडों को घूमते हुए देखने का दावा किया था। तो गैलीलियो ने जो उनके छोटे छोटे जो पिंड थे, तो उन्होंने आकाशगंगा तथा बृहस्पति ग्रह के पारित 4 जो छोटे छोटे पिंड थे उसे घूमते हुए देखने का दावा किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज तथा लेटर्स ऑन द सन स्पॉट में सूर्य पर उपस्थित धब्बों के संदर्भ में अपने प्रेक्षणों का रहस्य उद्घाटन किया। अपने स्वयं के द्वारा निर्मित दूरदर्शियों के प्रयोग द्वारा शनि शुक्र ग्रह के निरीक्षण से गैलीलियो ने यह तर्क दिया कि सभी ग्रह सूर्य के पारित ही कक्षीय गति करते हैं। तो उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि सभी जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के परित ही कक्षीय ग्रह करते हैं, न कि पृथ्वी के परित। यह विचार उस समय प्रचलित विचारधारा के विपरीत था। तो जो यह उनका विचार था उस समय का जो प्रचलित विचारधारा था उसके सिर्फ उल्टा था, बहुत ही उल्टा था। को एक रूप बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा गोली की गति है उसको एक रूप बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तविक अवस्था में शून्य
असंतुलित बल प्राप्त करना कठिन है। तो शून्य असंतुलित बल जो होते हैं उन्हें हमें प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। ये जो होते हैं वो गति के विपरीत दिशा में लगने वाले जो हमारा घर्षण बल होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स होते हैं, उसी के कारण ये होता है। इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल का प्रयोग एवं समतल की सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ लुब्रिकेंट का लेप किया जाता है। तो घर्षण के प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसे चिकनी कांच की गोली लेंगे या चिकना समतल लेंगे, या कोई अगर हमारे पास नहीं है तो क्या होगा कि चिकनाई युक्त जो लुब्रिकेंट आते हैं उसका हम उस पर लेप चढ़ा देंगे या रंग देंगे। अब हम आगे देखते हैं। न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो को विचारों को आगे विकसित किया। तो जो न्यूटन थे उन्होंने जो गैलीलियो के गति और बल के बारे में विचार था उनको आगे विकसित किया। उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। तो न्यूटन ने ही सर्वप्रथम वस्तु की गति के नियमों को, जो 3 नियम थे, उनको प्रतिपादित किया। इन नियमों को न्यूटन के गति का नियम के नाम से जाना जाता है। तो इसे ही हम लोग न्यूटन के गति के नियम से जाना जाता है। तो कभी भी आपको पूछेगा कि गति का जो नियम था उसको किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था, और उन्होंने ही गति के 3 नियम को दिया था। गति के कितने नियम होते हैं? 3। गति के प्रथम नियम, गति के द्वितीय नियम, गति के तृतीय नियम। गति का प्रथम नियम इस प्रकार है। तो गति का जो हमारा प्रथम नियम है वह इस प्रकार है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था का मतलब होता है विरामावस्था। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करता हो। तो ये हमारा गति का पहला नियम है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई पिंड है, अगर वो रुकी हुई है तो हमेशा वो रुकी ही रहेगी जब तक उस पर कोई हम बाह्य बल नहीं लगा लें। अगर हम बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी। अगर कोई पिंड जो है कि गति कर रही है तो हमेशा गति ही करती रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल हम नहीं लगाए। तो अगर इस पर हम बाह्य बल लगाते हैं तो स्थिर अवस्था गति में आ जाती है। जो गतिमान वस्तु है उसे बाह्य बल के द्वारा हम लोग रोक सकते हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि जो प्रत्येक वस्तु होती है अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। तो जो सभी वस्तुएं होती है उनका नेचर होता है कि वो अपनी गति की अवस्था का परिवर्तन में होगा उसका वो विरोध करती है। जैसा कि आप मान लीजिए कोई पिंड है, अगर ये स्थिर है, ये पिंड स्थिर है तो ये जाना नहीं चाहती है। जब हम इसको गति में लाना चाहेंगे तो ये इसके विपरीत घर्षण लगाएगी और गति हम लोग इस तरफ से लगाते हैं। तो ये क्या करती है कि ये अपने परिवर्तन का विरोध कर रही है। किसके कारण? घर्षण बल के कारण। कोई वस्तु गति में है, तब जब ये गति में है तो गति कर रही है तो इसका जो घर्षण बल होता है वो इसको गति में नहीं करने देती है, रोकना चाहती है। तो हमेशा जो एक चीज़ हो इसमें हम देखे हैं कि गति की अवस्था जो होगी वो हमेशा जो होगा कि वस्तु जो होगा कि उसका विरोध करेगी। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रकृति को हम लोग जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। तो किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रकृति को हम जड़त्व कहते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं या हिंदी में जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का भी नियम कहते हैं। तो गति के पहले नियम को हम लोग क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति के पहले नियम को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभवों की व्याख्या जड़त्व के नियम के द्वारा की जा सकती है। तो जब हम मोटर गाड़ी में यात्रा करते हैं तो हम देखते हैं कि जब ड्राइवर जो होता है वह ब्रेक लगाता है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। जब वो विरामावस्था से फिर गति में आता है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये सभी जो क्रियाएं हम लोग देखते हैं वो जड़त्व के कारण ही होता है और जड़त्व के कारण ही हम ऐसे देख पाते हैं। सीट के सापेक्ष
हम तब तक विरामावस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक न लगाई जाए। ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विरामावस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहते हैं। तो हम देखते हैं कि जब गाड़ी में ब्रेक लगाया जाता है तो हमारा क्या होता है कि गाड़ी तो ब्रेक अवस्था में आ जाती है, तो विरामावस्था में आ जाती है, लेकिन हमारा शरीर क्या होता है कि वो तो विरामावस्था में रहता है, तो वो क्या होता है कि जड़त्व के कारण क्या गतिज अवस्था में आ जाता है, इसीलिए हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। अचानक ब्रेक लगने पर सीट से के आगे लगे पैनल से टकरा कर हम घायल भी हो सकते हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है। ये सुरक्षा बेल्ट आगे बढ़ने की गति को धीमा करती है तथा इसके विपरीत अनुभव हमें तब होता है जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं एवं मोटर बस अचानक चल पड़ती है। इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर बस के अचानक गति में आ जाने से हमारा जो पैर होता है मोटर बस के फर्श के संपर्क में रहता है, गति में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जो होता है जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करता है। तो ये सभी क्रियाएं हमको देखते हैं कि हमारे जड़त्व के कारण होता है, जिससे हम लोग समझे हैं कि जब हम बैठे रहते हैं तो हमारा जो शरीर होता है वो विरामावस्था में रहता है, लेकिन मोटर जो गाड़ी होती है वो क्या रहता है, गति में रहता है। तो ब्रेक लगने से मोटर गाड़ी हमारा क्या हो जाता है, वो विराम की अवस्था में आ जाती है, लेकिन हमारा शरीर गति की अवस्था में आ जाता है, इसीलिए हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि जब मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। इसे भी जड़त्व के नियम से समझा जा सकता है। हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय को गति को बनाए रखने की चाहता है, तो हमारे जो शरीर होते हैं वो एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है, तब हमें अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक ओर झुक जाते हैं। तो ये सभी जो क्रियाएं हो रही है वो हमारा जड़त्व के कारण होता है। एक वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगा हो। तो कोई भी वस्तु हो अगर अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगा है, इसे निम्न गतिविधियों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके लिए हम क्रियाकलाप 8.1 को देखते हैं। चित्र 8.6 में दर्शाए अनुसार एक ही तरह की कैरम की गोटियों को एक के ऊपर एक रखकर ढेरी बनाएं। एक अन्य गोटी या स्ट्राइकर को अपनी उंगलियों से तीव्रता से क्षैतिज झटका देकर क्षैतिज बने उसके सरफेस के अकॉर्डिंग, जब हम मान लीजिए ये हमारा कैरम है तो इसके क्षैतिज बने जब इसी दिश में हम मारते हैं उसके क्षैतिज तल पर धरातल के समतल जब हम मारते हैं वो हमारा क्षैतिज कहलाता है। ढेरी की सबसे नीचे वाली गोटी टकराइए। यदि आप गोटी को पर्याप्त तीव्रता से टकराते हैं तो आप देखेंगे कि केवल नीचे वाली गोटी ही शीघ्रता से ढेरी से बाहर आती है। नीचे वाली गोटी के बाहर आ जाने के बाद शेष गोटियां अपने जड़त्व के कारण लंबवत दिशा में नीचे की ओर गिर जाती है। तो जब हम कैरम की गोटी को अगर मान लीजिए इस तरह से रखे रहते हैं तो हमारी जो अगर हम इस पर स्ट्राइक मारेंगे तो क्या देखते हैं कि ये हमारी जो गोटी होती है वो अगर बाहर चली जाती है, क्षैतिज चली जाती है आगे की तरफ, और ये जो गोटियां होंगे वो लंबवत जो होता है इस डायरेक्शन में आके इस धरातल पर बैठ जाती है या नीचे गिर जाती है। किसी तीव्र गति से कैरम की गोटी या स्ट्राइकर से टकरा कर ढेरी के सबसे नीचे वाले गोटी को ढेरी से बाहर आती है। अब हम आगे क्रियाकलाप 8.2 को देखते हैं। कांच की एक खाली गिलास के ऊपर एक करे ताश का पत्ता रखें। अब चित्र 8.7 में दर्शाए अनुसार पत्ते के ऊपर 5 रुपए का एक सिक्का रखें। पत्तों को उंगलियों से तीव्र क्षैतिज झटका दे। आप पाएंगे कि पत्ता आगे खिसक जाता है तथा सिक्का अपने जड़त्व के कारण नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्ते के हटने के बाद भी सिक्का अपनी विरामावस्था में गति बनाए रखना चाहता है। तो हम चित्र 8.7 को देख सकते हैं। जब हम कांच के गिलास पर एक ताश को पत्ते को रखते हैं और उसके ऊपर एक सिक्का को रखते हैं, जब हम ताश के पत्ते को जोर से झटका देते हैं
तो ताश के पत्ते तो गति में आ जाते हैं, लेकिन जो सिक्का होता है वो अपनी स्थिति बनाए रखना चाहती है विरामावस्था की। तो ताश के जो कार्ड होंगे वो आगे की तरफ चले जाते हैं, लेकिन सिक्का जो रहते हैं वो गिलास में गिर जाते हैं। अब हम आगे क्रियाकलाप 8.3 को देखते हैं। पानी से भरा गिलास किसी ट्रे पर रखिए। ट्रे को हाथ से पकड़कर जितनी तेजी से हो सके घुमाइए। हम देखते हैं कि गिलास लुढ़क जाता है और पानी छलक जाता है। क्यों? क्या आप अब समझे कि प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा क्यों बनाया जाता है? इसीलिए जब हम लोग ट्रे खरीदते हैं, प्लेट खरीदते हैं, तो उसमें खांचा बने हुए रहते हैं, वो प्लेट को रखने के लिए या कप प्लेट को रखने के लिए। अचानक झटका लगने की दशा में प्लेट का खांचा कप को गिरने से रोकता है। अब हम 8.3 में जड़त्व, इनर्शिया तथा द्रव्यमान, मास के बारे में देखते हैं। अभी दिए गए सभी उदाहरणों और गतिविधियों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। तो हम देखे थे कि जो प्रत्येक वस्तु होती है वो अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वह विरामावस्था में हो चाहे वह गतिशील हो, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। तो जो वस्तु का यही गुण हमारा होता है वो हमारा क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। आगे हम देखते हैं, क्या सभी वस्तुएं जड़त्व का समान होता है? हम जानते हैं कि पुस्तकों से भरे बक्से को धक्का देने की अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना आसान होता है। उसी प्रकार हम एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूर चली जाती है, जबकि अगर हम उतने ही बल से किसी उतने ही बड़े पत्थर पर किक लगाए तो हो सकता है कि वह खिसके भी नहीं। हो सकता है कि ऐसा करते समय हमें चोट भी लग जाए। क्रियाकलाप 8.2 को में हम 5 रुपये के सिक्के के स्थान पर यदि कम द्रव्यमान के सिक्के का प्रयोग करते तो हम पाते कि उसी क्रिया को करने में हमें कम बल की आवश्यकता होती। एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति में 9 के बराबर परिवर्तन होगा, क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रेल का गाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से अधिक है। इससे स्पष्ट है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारी वेट की जो वस्तुएं होती हैं उसका जड़त्व क्या होता है? अधिक होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। तो अगर हम अंकीय मान या मात्रात्मक मान के रूप में आते हैं तो हम देखते हैं कि किसी वस्तु का जो जड़त्व होगा उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप से परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका यह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन चाहता है। तो कोई भी वस्तु हो, उसके वस्तु का जो जड़त्व होगा उसका प्राकृतिक गुण है कि वह विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व जो होता है कि वो जो परिवर्तन होते हैं उसका क्या करेगा? विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वही जड़त्व की माप होगा। अब हम आगे 8.4 में गति का द्वितीय नियम देखते हैं, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। गति का प्रथम नियम यह बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। तो हम देखे थे प्रथम गति में कि जब कोई वस्तु पर हम असंतुलित बल या बाह्य बल लगाते हैं तो वह वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होते हैं, वेग बदलते हैं, अर्थात वस्तु क्या करती है? त्वरण प्राप्त करती है। अब हम कहेंगे कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर करता है, तो हम जानते हैं कि हमारा बल बराबर ma होता है। क्या होता है? बल बराबर ma होता है। तो कोई बल है तो मास और एक्सेलरेशन के त्वरण के गुणांक होते हैं। तो हमारा कोई बल होता है वो क्या है? तो मास इंटू मास गुणन मास और त्वरण का गुणनफल जो होता है हमारा बल होता है। तो जब हम बल को बढ़ाएंगे तो हमारा त्वरण भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? त्वरण भी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि बल और त्वरण जो होता है वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा उस बल को हम कैसे मापते हैं, आइए कुछ दैनिक अनुभवों का अध्ययन करें। टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वह घायल नहीं होता,
गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद उसे घायल कर सकती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब हम टेनिस से खेलते हैं तो जो टेनिस बॉल का जो द्रव्यमान है वो कम होता है, जबकि क्रिकेट बॉल होते हैं उसका द्रव्यमान जो होता है वह ज़्यादा होता है, इसीलिए उससे हमको चोट या घायल कर सकती है या लगता है। सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती, परंतु 5 मीटर पर सेकेंड जैसी कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण भी बन सकती है। तो हम देखते हैं कि अगर 5 मीटर की रफ्तार से भी कोई गाड़ी की चाल है ट्रक की, तो वह अगर किसी व्यक्ति को टक्कर मारती है तो वो उस व्यक्ति के लिए मृत्यु का कारण भी बन सकती है। एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाता है तो वह व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है, लेकिन जब उसी छोटे गोली को जब हम उस तीव्र गति से छोड़ते हैं तो वो किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण भी बन सकती है। इसी से पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु द्वारा जो उत्पन्न प्रभाव होते हैं वह वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बल होगा, मोमेंटम होगा, जो प्रभाव क्या हो जाता है, मोमेंटम होता है, वो mv के बराबर हो सकता है। यहाँ m हमारा द्रव्यमान है, अब v हमारा वेलोसिटी है, वेग है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाए तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो हमने देखा था कि अगर बल है ma होता है, तो अगर हमको अधिक त्वरित करेंगे तो हमें क्या होगी, अधिक बल की आवश्यकता भी होगी। अधिक बल लगाने के लिए अधिक त्वरण की भी आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है संवेग नामक। इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल से परिभाषित होता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, तो हमारा संवेग बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है, वो हमारा संवेग होता है। तो हम कह सकते हैं कि संवेग जो होते हैं वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होते हैं। संवेग के परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो जो हमारा संवेग होते हैं उनके परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा संवेग होते हैं वे सदिश राशि हैं। संवेग क्या है, तो वो हमारा सदिश राशि होते हैं। तो हम जानते हैं कि सदिश राशि जिसके दिशा और परिमाण दोनों होते हैं उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जिसके संवेग जो है उनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसीलिए संवेग जो होता है हमारा सदिश राशि होता है। इसकी दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। तो मान लीजिए कोई पिंड है, अगर वेलोसिटी उसकी इस डायरेक्शन में होगी तो उसका जो संवेग होगा वो भी p होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो संवेग वेग के दिशा के से ही होती है, दिशा की ओर ही होती है। जो संवेग होता है उसको हम अंग्रेजी में मोमेंटम भी बोलते हैं। ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। तो जो संवेग होते हैं उसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। चूँकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, इसीलिए यह कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को परिवर्तित करती है। तो हम देखते हैं कि कोई भी असंतुलित बल होता है उसके कारण ही उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा बल होता है वे ही संवेग को परिवर्तित करता है। एक ऐसी अवस्था के बारे में विचार करें जिसमें खराब बैटरी वाली एक कार को सीधी सड़क पर 1 मीटर पर सेकेंड की गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है, जो कि उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त है। यदि 1 या 2 व्यक्ति इसे अचानक धक्का देते हैं तो भी यह स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन कुछ समय लगातार धक्का देने से कार उस गति पर आ जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि जो कार होते हैं, कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से नहीं होता है, बल्कि उस समय से जितने समय तक उस पर लगाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कार है
उसके जो संवेग में परिवर्तन हो रहे हैं वे बल के परिमाण के कारण नहीं हो रहे हैं। उसमें जो बल के परिमाण के कारण तो होता ही है, उसमें जो समय जितना लगता है वो भी बल उस पर भी बल लगाया जाता है। तो कितने समय में वो बल लग रहा है उस पर भी जो होता है वो संवेग निर्भर करता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसकी उस समय दर पर निर्भर करता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने वाला बल उसकी उस वस्तु दर पर निर्भर करता है जिसमें कि संवेग में परिवर्तन होता है। जिस समय वो उसके संवेग में परिवर्तन होता है, चेंजेज होता है। गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। तो जो दूसरा बल होते न्यूटन के दूसरा जो गति के नियम है वो हमें बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन की दर है उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपातिक होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बल होगा वो क्या होगा, समानुपातिक होगा किसके, मोमेंटम के, संवेग के समानुपाती होगा। अगर मान लीजिए तो हमारा क्या होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संवेग, बल समानुपाती होगा किसके, समानुपाती होगा संवेग के। तो ये हमारा जो है कि ये समानुपाती के चिन्ह होते हैं। जब समानुपाती के चिन्ह कहीं भी हटते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्थिरांक एक आता है और स्थिरांक का हम यूज करते हैं, या इसे हम लोग नियतांक भी कहते हैं। अब हम 8.41 में 8.4.1 में देखते हैं गति के नियम की गणितीय गणना। तो गति के नियम की गणितीय गणना हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग इसको समझते हैं। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी सरल रेखा में चल रही है। t समय तक एक निश्चित बल F लगने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है। तब इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्रमशः P1 बराबर mu तथा P2 बराबर mv होंगे। तो हम देख जो हमारा संवेग है तो संवेग दो हो जाएंगे, एक प्रारंभिक के लिए और एक अंतिम के लिए। तो P1 हमारा हो जाता है mu और P2 हो जाते हैं mv, क्योंकि हम जानते हैं कि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होते हैं। अब देखिए हमारा 2 हो गया, तो संवेग में जो परिवर्तन होंगे तो वो क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएंगे, P2 माइनस P1 के। अब हमारा P2 कितना है, तो mv है, माइनस P1 कितना है, mu है। अब देखिए दोनों में m है, तो जब हम m को कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, v माइनस u। अब v माइनस u हो गया। तो ये हमारा क्या है, संवेग परिवर्तन है। जब हम संवेग परिवर्तन की दर को निकालते हैं तो दर के निकालने के लिए हमने देखा था कि जब समय अंतराल आते हैं, समय आते हैं, तब हमारा दर होता है। तो क्या हो जाएगा, m v माइनस u बट्टा t हो जाएगा। ये क्या होगा, समानुपाती होगा। अब देखिए हमारा क्या होता है, तो v माइनस u बराबर t, ये हमारा क्या है, त्वरण है। ये हमारा क्या होता है, v माइनस u बटा t क्या होता है, त्वरण होता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, मान लीजिए तो हमारा बल क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये m a हो जाएगा। अब देखिए F जब हम समानुपाती का साइन हटाते हैं तो कोई स्थिरांक लगाते हैं। तो मान लीजिए हमारा स्थिरांक क्या लगा, k, तो हमारा क्या हो जाएगा, KMA। क्या हो जाएगा, F बराबर KMA। यही हमसे कह रहा था कि संवेग परिवर्तन में दर या लगाया गया बल हमारा क्या हो जाएगा, F बराबर KMA। अब हमारा कह रहा है कि यहाँ A बराबर v माइनस u बटा t, ये क्या है, वेग में परिवर्तन की दर है, और वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ये सभी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। तो अब अर्थात त्वरण है, k एक अनुपातिक स्थिरांक है। द्रव्यमान और त्वरण के एसआई मात्रक क्रमशः kg और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं। तो हम देखते हैं कि द्रव्यमान का हमारा मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हम बल का मात्रक इस प्रकार लेते हैं कि स्थिरांक k
का एक मान हो जाता है। तो हम बल का जो मात्रक है इस प्रकार लेंगे कि जो हमारा के हो ये 1 के बराबर हो जाए। क्या हो जाए? के 1 के बराबर हो जाए। इस इकाई बल को उस मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इस इकाई के का हम मान 1 लेते हैं, तो इसको किस रूप में हम निरूपित करते हैं या इसको परिभाषित करते हैं? तो हम कहते हैं कि जब हम 1 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करते हैं, अर्थात एक इकाई बल हमारा क्या हो जाएगा? 1 kg गुना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा क्या आ जाता है? क्या आ जाएगा? 1 kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। क्या आ जाएगा? न्यूटन। तो हम बल के को जो है कि इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। इस प्रकार के का मान 1 हो जाता है। इस प्रकार के का मान क्या हो जाता है? 1 हमारा हो जाता है। के का मान कितना हो जाता है? 1 के बराबर 1 न्यूटन। क्या हो जाएगा? के बराबर 1 न्यूटन। इस प्रकार F बराबर एम ए हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं तो F बराबर हमारा क्या हो जाता है? एम ए हो जाता है। बल का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसे न्यूटन के नाम, सर आइजैक न्यूटन के नाम पर भी कहते हैं। इसका मान बल का मात्रक न्यूटन होता है, या हम कह सकते हैं बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रदर्शित किया जाता है। गति के द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा उस वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है या बल के मापने की जो विधि मिलती है, तो हमको न्यूटन के जो गति के द्वितीय नियम है उससे मिलती है। तो न्यूटन के पहला गति से हमें क्या मिल रहा था? जड़त्व का नियम मिला है। और न्यूटन के द्वितीय गति से हमें बल की परिभाषा मिलती है या बल का परिमाण मिलता है। बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण और वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जा सकता है। तो हमने देखा था कि जो हमारा बल होता है वो वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण से प्राप्त किया जा सकता है। ये गुणनफल के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रायः देखते हैं। क्या आपने क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्ररक्षक को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते देखा है? इस प्रकार के क्षेत्ररक्षक गेंद के वेग को शून्य करते हैं। तो जब वो गेंद को रोक देते हैं तो उसका हमारा भी क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, वेलोसिटी 0 हो जाता है। शून्य करने में अधिक समय लगाता है। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाता है तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य हो जाता है, अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होती है। इसलिए कैच लपकने से अधिक बल लगाना होगा, जिससे हो सकता है खिलाड़ी को हथेली में चोट लग जाए। ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ी को कुशन या बालू पर कूदना होता है। तो ऊंची कूद वाले मैदान में जो खिलाड़ी होते हैं तो वो खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है ताकि उन्हें चोट न लगे। ऐसे खिलाड़ियों के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में संवेग जो होते हैं परिवर्तन की दर कम होती है। सोचो कि कैसे कराटे या एक खिलाड़ी एक ही झटके में बर्फ की एक सिल्ली को तोड़ देता है। गति के द्वितीय नियम के गणितीय सूत्र 8.4 के उपयोग से गति के प्रथम नियम को गणितीय रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो जो गति के जो हमारा प्रथम नियम है उसके रूप में हम लोग जो गति के दूसरे नियम है उसके सूत्र से ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि हमने देखा था F बराबर हमारा ma होता है। अब हम आगे देखते हैं कि F बराबर mv-u/t, तो ft बराबर mv माइनस mu होता है। अर्थात f को हम जब f 0 होता है तो किसी भी समय t पर u बराबर v, अर्थात इसका अर्थ यह है कि वस्तु का जो समान वेग u से चलती रहेगी। यदि u 0 हो तो v भी 0 होगा, अर्थात वस्तु विरामावस्था में होगी। तो मान लीजिए कि जब हमारा f जो होगा अगर 0 हो जाए तो mv-u
बटा टी। तो जब हमारा एफ शून्य हो जाता है तो यहाँ पर जब टी है तो एम भी माइनस यू बटा टी। अब देखिए जब हमारा एफ फोर्स जीरो होगा तो समय से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, तब हमारा क्या बचेगा, एम भी माइनस यू बटा जीरो। अब देखिए एम हमारा गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जीरो बटा एम बराबर भी माइनस यू। क्या हो जाएगा, भी माइनस यू। अब देखिए किसी भी जीरो में अगर हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, भी माइनस यू। अब देखिए यहाँ पे हमारा भी माइनस यू बराबर कितना हो गया, जीरो हो गया। तो भी अगर हम यू को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में है, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा अंतिम वेग होगा वो प्रारंभिक वेग के बराबर होगा। अगर एफ जीरो है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि अगर उसकी समान वेग है, अगर मान लीजिए ये गति से चल रही है, ये गतिमान है, तो वो हमेशा गतिमान रहेगी। अगर इसका जो भी होगा, अगर u शून्य हो जाएगा, u हमारा शून्य हो जाएगा तो भी हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए एक 5 kg के द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक 5 kg की वस्तु है और उस पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य कर रहा है। वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मिनट पर सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। अब हम देखते हैं तो हमारा बल बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं कि बल बराबर हमारा एम ए होता है, एम ए होता है। अब हम एफ बराबर एम ए होता है, तो एम को हम ए को हम कैसे लिखते हैं, तो भी माइनस यू बटा टी हो जाता है, ये हमारा हो जाता है। अब देखिए हमको मास दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान 5 kg है। तो अब हम क्या करेंगे कि द्रव्यमान के जगह हम 5 लिखेंगे। अब हमारा देखिए फाइनल वेलोसिटी कितना है, 7 है। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 7 है। इनिशियल वेलोसिटी u हमारा क्या है, 3 है। ये हमारा v है, ये हमारा क्या है, t है, ये हमारा क्या है, m है। अब देखिए ये क्या है, हमारा u 3 है। अब हमारा समय कितना है, 2 है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 5 गुने 4 बटा 2, ये अब हमारा क्या हो गया, 10 न्यूटन हो गया। तो बल हमारा क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं, इसमें हमने रखा मान एफ हमारा 5 kg, तो हमारा क्या गया, 10 न्यूटन हो गया। अब हमसे कह रहा है कि जो 5 सेकंड के लिए इस बल को आरोपित किया जाए। अब हमारा टाइम जो है कि बढ़ा देते हैं, तो हमारा क्या होता है कि एफ बराबर एम ए होता है। अब देखिए एम ए है, अब यहाँ पर हमारा बल क्या आया, 10 आया है, 10 न्यूटन। मास हमारा क्या है, मास हमारा, तो अंतिम वेग क्या होगा। अब हमको अंतिम वेग निकालना है, तो अंतिम वेग देखिए तो हमारा मास और एम भी माइनस यू बटा टी। अब देखिए यहाँ पे हमारा बल क्या है, 10 है, और हमारा वेग इनिशियल कितना है, तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं इनिशियल हमारा वेग क्या है, 3 है। इनिशियल वेग क्या है, 3 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 और 3 13 हो जाएगा। या हम इसको वैल्यू को पुट करके देखते हैं, तो हमको अब क्या निकलना है, हमको भी निकलना है। अब देखिए यहाँ पे 10 गुना टी है, तो टी हमारा क्या है, इधर आएगा तो 5 हो जाएगा। 5 सेकेंड में निकलना है तो समय 5 हो जाएगा। अब देखिए हमारा द्रव्यमान कितना है, तो 5 है, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, भी माइनस यू। अब देखिए यहाँ पे इस 5 से 5 कट जाएगा तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, भी माइनस यू। अब देखिए हमारा 10 जोड़ u हमारा कितना है, माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, और u हमारा 3 है, तो हमारा v। अब हमारा देखिए v बराबर क्या हो जाएगा, 10 और 3 13 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारा अंतिम वेग हो गया 5 सेकेंड में। उम्मीद है आप लोगों को भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं उदाहरण 8.2 को, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। अब कह रहा है कि किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। एक में देखिए हमारा m1 कितना है, 2 kg है। दूसरा में देखिए तो एक में m1 है और उसकी जो हमारा त्वरण है ए हमारा कितना है, a1 कितना है, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरे में देखिए तो हमारा m2 कितना है, द्रव्यमान क्या है, 4 kg, और दूसरे का त्वरण a2 कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारा क्या होता है, f1 क्या हो जाएगा, m1 a1
और F2 हमारा क्या हो जाएगा M2A2। अब देखिए हमारा M1 कितना है 2 kg, बल त्वरण कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 10 न्यूटन। इसमें देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा Ma कितना है 4, त्वरण कितना है 2, तो F2 कितना हो जाएगा 2 8 न्यूटन। तो हम देख सकते हैं कि जो पहली वस्तु होगा हमारा F1 होगा उसमें ज़्यादा बल लगेगा, F1 बड़ा है F2 से, तो F1 में ज़्यादा बल लगेगा। जैसा कि समीकरण भी हमको हल करके दिखाया गया है, F बराबर M होता है, M1 हमारा 2 kg है, पहला त्वरण जो है हमारा 5 मीटर है, M2 4 kg है, A2 हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो F1 क्या हो जाएगा M1 M2 और M1 A1 और हमारा F2 क्या हो जाएगा M2 A2। अब देखिए इसमें 2 गुने 5 हो जाएगा 10 न्यूटन, इसमें 4 गुने 2 हो गया हमारा 8 न्यूटन। तो F1 क्या हो रहा है बड़ा है, क्यों, क्योंकि यहाँ 10 है यहाँ 8 है, तो F1 बड़ा होगा F2 से। अतः हम कह सकते हैं कि 2 kg ग्राम की वस्तु को 5 मीटर की दर से त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी। अब हम आगे 8.3 को उदाहरण में देखते हैं। एक कार 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। ब्रेक लगने के बाद रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। तो कोई कार है जिसकी चाल कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर और समय कितना है टी हमारा कितना है 4 सेकंड। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले मीटर किलोमीटर आवर में है तो इसको हम लोग मीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो हमने क्या सिखाया था कि 5/18 से भाग देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 18 छक 108, तो हमारा क्या हो गया 30 मीटर पर सेकेंड और हमारा टी क्या हो गया 4 सेकेंड। अब देखिए हमको U मिल गया, T मिल गया, U मिल गया, T मिल गया। अब देखिए यहाँ पे कार ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाली बल की गणना करें, तो ब्रेक लगाने से क्या होगा कार रुक जाएगी, तो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। अब कह रहा है कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 kg है। अब हमारा मास कितना दिया हुआ है 1000 kg। तो हम जानते हैं कि हमारा बल बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं कि F बराबर हमारा होता है mv-u/t। अब देखिए हमारा मास क्या है तो 1000 है, इनिशियल वेलोसिटी ये जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है 30 है, समय कितना है 4 सेकेंड। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 1000 गुना -30/4। अब इसको काटिएगा तो 250 मरतबे 4 से कट जाएगा, तो हमारा क्या हो गया 50/75 न्यूटन आ गया। माइनस में किस में आया ये हमारा माइनस में आया, तो इतना क्या हो जाएगा हमारा बल हो जाएगा। तो बल क्या हो गया -7500 न्यूटन, -7500 न्यूटन देख सकते हैं, या हम इसे kg मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। क्या हो जाए सेकेंड स्क्वायर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको कह रहा है कि यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह है वह दर्शाता है कि ब्रेक के द्वारा लगाया गया बल गाड़ी की गति के विपरीत दिशा में है। तो अगर हमारा प्लस का साइन आएगा तो जो प्लस का साइन आएगा वो गति की दिशा में, और जब माइनस साइन आएगा तो हम कहेंगे कि गाड़ी की विपरीत दिशा में। माइनस साइन आएगा तो हम क्या कहेंगे गाड़ी के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। तो यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह गाड़ी के दिशा में और गाड़ी के विपरीत दिशा में होता है, तो माइनस गाड़ी के विपरीत दिशा में आरोपित होता है। अब हम देख सकते हैं हमारा उदाहरण 8.4 में कह रहा है 5 न्यूटन का एक बल। अब हमारा बल कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन, किसी द्रव्यमान M1 को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है। अब हमारा मान लीजिए एक बल है उसमें त्वरण देता है, वो कितना देता है तो A1 हमारा कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कह रहा है तथा द्रव्यमान M2 को 20 मीटर और A2 हमारा क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, त्वरण देता है। अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होंगे। अब देखिए हमको दिया हुआ है तो पहले हम मास निकाल लेते हैं। जब हम मास निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बल बटा त्वरण A1। अब देखिए जब बल कितना है हमारा 5 है, त्वरण कितना है 10 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.5 क्या हो जाएगा ये kg हो जाएगा। अब देखिए जब हम M1 निकालिए, जब हम M2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बल बटा त्वरण, त्वरण क्या है 20 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 0 दशमलव यहाँ पर देखिए
क्या हो जाएगा 20 दूना 40, 10, 5, ये हो गया। अब देखिए हमारा द्रव्यमान, तो कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m बराबर हमारा कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अब हमारा m1 क्या है 0.5 जोड़ m2 कितना है 0.25, तो टोटल द्रव्यमान क्या हो गया, टोटल द्रव्यमान क्या हो गया 0.75 kg। अब हमको द्रव्यमान मिल गया। अब देखिए हमको कह रहा है त्वरण निकालने के लिए कि कुल कितना त्वरण लगेगा। तो अब हमारा देखिए कुल त्वरण क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि बल बटा मास हो जाएगा। अब देखिए हमारा बल कितना है 5 है, त्वरण हमारा कितना आया है 0.57। अब देखिए यहाँ से अगर हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो, क्योंकि इसके बाद 2 अंक है, तो 500/75। अब इसको काटिएगा तो मान लीजिए 25 से काटिएगा तो 2 20, इसको 25 से 3, तो हमारा क्या हो गया 20/3। अब इसको भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6.18 2 बचेंगे 6.66 आएंगे, तो क्या हो जाएगा 6.67 क्या हो जाएंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा त्वरण हो जाएगा। ये उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई कहीं समझने में दिक्कत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर से हम आप समझाएंगे। अब हम उदाहरण 8.5 को देखते हैं। एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान। अब कोई हमको द्रव्यमान दिया गया है वस्तु का, तो उसका जो द्रव्यमान है वो कितना दिया हुआ है 20 ग्राम दिया हुआ है। तो हमारा m क्या हो जाएगा 20 ग्राम। 20 ग्राम को हम जब केजी में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 50, 1/50 kg। क्या हो जाएगा 1/50 kg, या हम दशमलव में बदलेंगे तो 0.05 kg हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.05 kg हो जाएगा। अब हम आगे देख 0.52 हो जाएगा, यहाँ क्या है 0.02 kg। ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि द्रव्यमान का वेग समय ग्राफ दर्शाया गया है। गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा। अब देखिए यहाँ पे वेग हमारा क्या दिया है 20 दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर को 1 मीटर बराबर हम जानते हैं कि कितना होता है 100 सेंटीमीटर, और यहाँ सेकेंड टाइम तो हमको दिया हुआ है सेकेंड में, तो 10 सेकेंड। अब देखिए ये हमारा 100 होता है, तो यहाँ हमारा क्या है 20 है, तो 20 को अब हम क्या किस में बदलेंगे मीटर में बदलेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब हमको जो मान लीजिए हमको मास पता चल गया, हमको वेग पता चल गया, इसका भी पता चल गया। अब हमको जो वेग ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 20 जो होगा कि इनिशियल हो जाएगा, और यहाँ पर जो रुक गया गाड़ी ये विरामावस्था में आ गई तो भी हमारा 0 हो जाएगा। टी भी हमको पता चल गया, तो हम अब फोर्स के जो फार्मूला होते हैं उस पर लगाएंगे तो हम क्या जानते हैं F बराबर mv-u/t। अब देखिए हमारा m कितना आया है, तो हमने देखा है कि m जो हमारा था वो 0.02 आया है। अब हमारा v देखिए, तो v हमको क्या है 0 है, माइनस अब u हमारा क्या है, तो हमने देखा था कि u हमारा जो था कि 20 सेंटीमीटर था, मतलब यहाँ पर देखिए 0.2 था 0.2। अब देखिए हमारा t कितना है 10 है। अब देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 0.02 गुना 0.2 माइनस आएगा, यहाँ -/10। अब देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे भाग, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 0.2 अंक और 1 3 अंक, तो क्या हो जाएगा 3 शून्य हो जाएगा। उसके बाद 4/10, तो 1 10 से ये जो होगा तो कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.004। ये क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जा रहा है बल में 0.004 न्यूटन आ जा रहा है। क्या हो जाएगा 0.004 न्यूटन आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बल हो जाएगा 0.004 न्यूटन। ये हमारा इतना बल लग रहा है। अब देखिए या हम इसको पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, या इसको पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग FMA के सूत्र पर बैठा दिया है ये, तो ये हमारा न्यूटन आ गया है। अब कह रहा है
कि हमको माइनस में आया है तो ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि गेंद की गति की दिशा के विपरीत मेज द्वारा घर्षण बल आरोपित किया जाता है। तो माइनस का चिन्ह रहेगा तो आप समझिएगा कि विपरीत दिशा में काम कर रहा है। अब हम आगे 8.5 में गति का तृतीय नियम को देखते हैं। गति के तृतीय नियम क्या होते हैं उसे हम लोग समझते हैं। पहले दोनों गति के नियमों से हमें ज्ञात होता है कि कोई प्रयुक्त बल किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है। तो हम ऊपर की दोनों जो नियमों थे उससे ज्ञात होता है कि कोई प्रयुक्त बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है तथा इनसे हमें बल मापने की विधि का प्राप्त होता है। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाता है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। तो हमसे कह रहा है कि जो हमारा तीसरा गति का नियम होते हैं वो कि जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, मान लीजिए ये इस चित्र को हम लोग देखते हैं या चित्र को, तो ये वस्तु जो होती है कि ये इस पर बल लगाती है और ये इस पर बल लगाती है। तो कह रहा है तीसरा नियम कि जब एक वस्तु मान लीजिए बी ए पर बल लगाती है चाहे ए बी पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली बल पर बल लगाया जाता है। तो दोनों बल के जो परिमाण होंगे, मान लीजिए F1 है, F1 बराबर M1 A1 है, तो हमारा जब इस पर बल लगेगा वो भी क्या होगा, F2 बराबर M2 A2 होगा और दोनों जो होगा F1 बराबर होगा F2 के। क्या होगा, F1 बराबर होगा F2 के। माने दोनों जो बल होंगे वो हमेशा सदैव जो होंगे कि समान होंगे, लेकिन इनके जो दिशा होते हैं वो अलग होते हैं। मान लीजिए कि F1 जो हमारा है अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये हमारा F1 है, तो इस डायरेक्शन में विपरीत डायरेक्शन में हमारा F2 लगता है। तो परिमाण जो होते हैं, परिमाण जो होंगे समान होंगे, लेकिन दिशा जो होती है वो विपरीत होती है। दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। अब हम आगे देखते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में होते हैं। इसका मतलब होता है कि बल जो होंगे वो हमेशा जोड़े में होते हैं, युगल रूप में होते हैं। ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते हैं बल्कि दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। फुटबॉल के खेल में प्रायः हम गेंद को तेज गति से किक मारने के क्रम में विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं। ये तो दोनों ही खिलाड़ी चोटिल होते हैं। दूसरे शब्दों में किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं तो कभी भी जो एकल बल होते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि ये सदैव युगल रूप में होते हैं। इन दोनों विरोधी बलों को क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो इन दोनों बलों में जो विरोधी बल जो लगते हैं उन्हें हम क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल भी कहा जाता है। माना कि हमारे पास दो स्प्रिंग तुलाएं हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जैसा कि चित्र 8.10 में हमको दिखाया गया है। तुला बी का सिरा दीवार से जुड़ा है। जब तुला ए के मुक्त सिरे पर बल लगाया जाता है तब हम पाते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही मान दर्शाती है, अर्थात तुला ए द्वारा तुला बी पर प्रयुक्त बल तुला बी के द्वारा तुला ए पर लगाए गए बल के परिमाण के सामान्य है, परंतु इन दोनों बलों की दिशाएं परस्पर विपरीत है। इन दोनों बलों में से कोई एक बल क्रिया तथा दूसरा बल प्रतिक्रिया कहलाता है। तो इन दोनों बलों में एक बल जो होगी क्रिया कहलाएगी तो दूसरा बल हमारा प्रतिक्रिया कहलाएगा। अतः गति के तृतीय नियम को इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है कि यदि किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, तो जो न्यूटन के तीसरे गति नियम है उसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है वही हमारा न्यूटन का तृतीय गति नियम होता है। यद्यपि यह अवश्य याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो क्रिया और प्रतिक्रिया बल होते हैं वो सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं। जैसा कि चित्रों के द्वारा हमने इसे समझा भी था।
अब हमसे कह रहा है कि माना कि आप विश्राम की अवस्था में हैं और सड़क पर चलना प्रारंभ करते हैं। द्वितीय नियम के अनुसार इसके लिए एक बल की आवश्यकता होती है जो आपके शरीर में त्वरण उत्पन्न करता है। यह कौन सा बल है? तो ये पेशीय बल हो सकता है। यह एक पेशीय बल है जो आप सड़क पर लगाते हैं। क्या यह बल हम उसी दिशा में लगाते हैं जिस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं? तो नहीं, हम नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं तो हम अपने पैरों से पृथ्वी की सतह को पीछे धकेलते हैं। सड़क भी आपके पैर पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। तो हम देखते हैं कि हम अपना जो बल है वो मान लीजिए ये हमारा पैर है, तो हम जब पैर से चलते हैं तो इसके लगाते हैं तो सड़क जो होती है कि उतना ही परिमाण के विपरीत बल हमें आगे की ओर लगाती है, जिसके प्रभाव से आप आगे बढ़ते हैं। यह जानना आवश्यक है कि यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं, फिर भी ये बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करता है। तो ये तो बल जो होते हैं कि परिमाण में सदैव सामान्य रहते हैं, सदैव क्या होते हैं? समान रहेंगे, फिर भी ये एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो हम जानते हैं कि हमारा F बराबर ma होता है। F बराबर ma होता है तो बल तो हमेशा समान रहते हैं, त्वरण और जो मास होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग और अलग होते हैं। त्वरण मास क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, इसीलिए वस्तुओं पर अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। तो जब हम देखते हैं तो इससे जब गोली छूटता है तो इस पे एक बल जो होता है कि आगे की तरफ निरूपित होता है, परंतु गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में जो होता है कि बंदूक भी जो होता है कि वो विपरीत दिशा में एक बल लगाता है, इसी से बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है, जैसा कि चित्र हमें 8.11 में दिखाया गया है। क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा बुलेट होते हैं, ये बुलेट है तो इसका जो द्रव्यमान m है और बंदूक का द्रव्यमान m2 मान लीजिए। तो अगर m1 होता है, m2 जो है कि वो अधिक है m1 से, द्रव्यमान दोनों का अलग अलग है और बंदूक का द्रव्यमान बहुत अधिक है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफ़ी कम होता है। तो जो बंदूक का त्वरण होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। बंदूक का त्वरण क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आप सूत्र से समझिए FMA। अब देखिए हमारा बल क्या है? समान है, तो बल तो समान होगा, तो यहाँ पे मास हमारा क्या है? अलग अलग है। मास क्या है? अलग अलग है। और त्वरण क्या है? त्वरण मास जब अलग अलग होगा लेकिन बल समान होगा तो त्वरण भी हमारा क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, अधिक और कम हो जाएगा। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा बंदूक का त्वरण होगा वो गोली के त्वरण से काफ़ी कम होता है। आगे एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में गति के तीसरे नियम को प्रदर्शित किया जा सकता है। नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल जो होती है वो नाव को पीछे की ओर धकेलता है, जैसा हम चित्र 8.12 में देख सकते हैं। ये नाव से जब नाविक आगे की तरफ जाता है तो उतना ही गति से ये पीछे की तरफ एक प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। और हमेशा क्रिया के प्रति क्या होता है? प्रतिक्रिया होता है। और क्रिया प्रतिक्रिया हमेशा बराबर होती है। क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। और बल का जो मान होते हैं वो भी सेम होते हैं, लेकिन द्रव्यमान और त्वरण के मान में चेंजिंग के कारण हम ऐसी घटनाओं को देखते हैं, जैसे बंदूक से गोली छोड़ना या नाव से जो नाविक आगे कूदते हैं उसी स्थिति में अब पीछे की ओर हमें धकेलता है। अब हम आगे क्रियाकलाप 8.4 को देखते हैं और उसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। दो बच्चे को पहिए वाली गाड़ी पर खड़ा होने को कहें, जैसा कि चित्र 8.13 में दर्शाया गया है। उन्हें बालू से भरा थैला या कोई भारी सामान की वस्तु दें। अब उन्हें थैले को लपकते हुए खेलने को कहें। क्या बालू के थैले को फेंकने के कारण उसमें से प्रत्येक तात्क्षणिक बल का अनुभव करते हैं? आप गाड़ी के पहिए पर कोई सफ़ेद रेखा खींच दे ताकि जब वे दोनों बच्चे थैले को
फेंके तो गाड़ी की गति का अवलोकन किया जा सके, जैसा कि हम चित्र 8.13 में देख सकते हैं। अब दो बच्चे को किसी एक गाड़ी पर खड़ा कर दे, एक अन्य बच्चों को दूसरी गाड़ी पर। आप यहाँ गति के द्वितीय नियम को देख सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बल अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो इस अवस्था में क्या होते हैं, तो बल समान होते हैं, लेकिन जब एक गाड़ी पर दो बच्चे होंगे एक पर एक, तो यहाँ बल जो होगा कि अलग अलग त्वरण उत्पन्न करेगा। अब हम आगे देखते हैं। इस क्रिया में दिखाई गई गाड़ी 50 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर के आकार के 12 mm तथा 18 mm मोटे प्लाई बोर्ड में दो जोड़े पहिए लगाकर बनाई जा सकती है। स्केट बोर्ड प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि इसका सीधी रेखा में गति करना कठिन है। अब हमने इस अध्याय में क्या क्या देखा, उन सभी बिंदुओं पर एक बार पुनः चर्चा करते हैं। तो हमने पहले देखा था कि जो हमारा गति का प्रथम नियम, तो गति का प्रथम नियम था कि वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। अगर मान लीजिए हमने देखा है कि जो कोई भी वस्तु विरामावस्था में, अगर ये हमारा पिंड है, अगर विरामावस्था में है तो ये हमेशा जो होता है कि विरामावस्था में ही रहना चाहेगी, विरामावस्था में ही रहना चाहेगी। या कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वो तब तक गतिशील रहना चाहती है जब तक उस पर कोई हम लोग बाह्य बल, अगर बाह्य बल लगाएंगे तो उस पर क्या होता है, इसको हम लोग विरामावस्था को गति में देंगे, या जो गतिमान वस्तु है उसे हम लोग रोक लेते हैं, क्या लगाते हैं, बल लगाकर। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु अपनी विरामावस्था की अथवा सरल रेखा पर एक समान की गति की अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। आगे हमने देखा था कि जो वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। जब कोई वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करती है तो ऐसी परिवृत्ति को हम लोग जड़त्व कहते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में इनर्शिया भी कहते। तो हमने इसके कई उदाहरण को देखा था कि जब हम कार से या मोटर बस से चलते हैं तो जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो आगे की तरफ क्यों झुकते हैं, तो गाड़ी जो होती है वो गति से विरामावस्था में आती है तो हमारा शरीर जो होता है वो गति की अवस्था में आ जाता है, इसीलिए हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। जब वह पुनः गाड़ी को अगर ड्राइवर गति में लाता है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि जो हमारा शरीर होता है वो विरामावस्था में होता है, जबकि जो हमारा सरफे पैर है वो गाड़ी के धरातल से सटे होते हैं। तो गति के कारण हमारे पैर गति में आ जाते हैं, लेकिन शरीर जो होते हैं वो स्थिर रहते हैं, इसीलिए वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। हमने आगे देखा था कि जो हमारा किसी वस्तु का द्रव्यमान है उसके जड़त्व की माप है, इसका ऐसा ही मात्रक केजी होता है। तो कोई भी वस्तु है अगर उसका द्रव्यमान है तो उसको जड़त्व की माप है, और जड़त्व का ऐसा ही मात्रक भी किलोग्राम होता है। आगे हमने देखा था कि जो घर्षण बल है वो सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करते हैं। जो घर्षण बल होते हैं वो सदैव गति का प्रतिरोध करते हैं और वो वस्तु को आगे नहीं जाने देते हैं। अगर मान लीजिए कोई पिंड है, अगर वो गति कर रहा है, मान लीजिए बल जो है कि इस दिशा में लग रहा है, तो घर्षण बल हमारा विपरीत दिशा में उसके सरफेस पे लगता है, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा घर्षण बल, तो उसको विपरीत दिशा में लगता है। इसीलिए हम कहते हैं कि घर्षण जो होते हैं वो सदैव वस्तु की, मान लीजिए गति तो इस डायरेक्शन में करे तो वो उसका विरोध करता है विपरीत दिशा में। तो इसकी दिशा क्या होती है, घर्षण बल की दिशा, तो कह सकते हैं कि ये विपरीत दिशा में लगती है। आगे हमने देखा था कि गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। तो हमने देखा था कि जो न्यूटन के द्वितीय गति नियम है वो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, तो हमारा संवेग में परिवर्तन को हमने एफ माना था, एफ माना था या एफ माना था। तो जो वो परिवर्तन की दर होंगी वो वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। तो हमने क्या देखा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो एम ए के, क्या होता है, एम ए के। यहाँ पर हमने देखा था एफ समानुपाती एम ए हमारा क्या था, तो भी बराबर टी, ये जो हमारा था वे संवेग है। तो संवेग जो होते हैं पी बराबर हमारा क्या होते हैं, एम भी होते हैं। एम हमारा द्रव्यमान है, भी हमारा क्या है, वेग है, भी हमारा क्या है, वेग है, एम द्रव्यमान है और पी हमारा संवेग है। तो हमने जो यहाँ से भी है वो इसी से हमने ए बराबर लिया था बी माइनस यू बटा टी, ये हमारा क्या था, त्वरण था। तो हमने समानुपाती होता है, और जब हमने
एफ को जगह हटाया था तो हमको क्या मिला था, के हमने स्थिरांक लिया था और एम ए प्राप्त हुआ था। तो के बराबर एम ए था। जब हम 1 किलोग्राम पर जब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण के साथ बल लगाते हैं तो के हमारा 1 न्यूटन हो जाता, के हमारा क्या हो जाता है, 1 इकाई हो जाता है, 1 इकाई हो जाता है। तो हमारा F बराबर क्या आया था, F बराबर एम ए आया था। तो हम देखे थे कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार ही हमें बल की परिभाषा मिलती है। तो अब हम आगे देखते हैं कि हमने क्या क्या देखा था। तो आगे हमने सीखा था कि जो हमारा बल होता है उसका एसआई मात्रक जो होते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं, या इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है तथा प्रतीक एन द्वारा व्यक्त किया जाता है। 1 न्यूटन का बल किसी 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। तो बल का एसआई मात्रक जो होते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसे न्यूटन कहा जाता है। इसे एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब हम 1 न्यूटन बल कब कहेंगे, तो हम 1 न्यूटन बल, जो 1 न्यूटन बल है वो क्या होगा, तो हमारा 1 केजी द्रव्यमान गुने 1 न्यूटन बराबर 1 केजी गुने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। तो हम कहेंगे कि ये हमारा 1 न्यूटन का बल है। यही हमसे कह रहा है कि 1 न्यूटन का बल किसी 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। आगे हमने देखा था कि जो वस्तु का जो संवेग होता है, वस्तु का जो संवेग है उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है। इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। इसका एसआई मात्रक केजी पर मीटर सेकेंड होता है। तो हमने देखा था कि जो हमारा संवेग होता है वो उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। जैसा कि हमने फार्मूला में से देखा था, तो हमारा होता है P बराबर mv होता है। P बराबर mv होता है। P हमारा संवेग होता है, m हमारा द्रव्यमान है, v हमारा वेग होता है। तो संवेग क्या हो जाते हैं, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है, और ये हमेशा उसी दिशा में होते, ये इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु की दिशा। तो आपसे कभी पूछेगा कि संवेग की दिशा क्या होगी, तो जो वस्तु की दिशा रहती है, अगर वस्तु मान लीजिए पिंड इस दिशा में है तो संवेग की दिशा भी उसी दिशा में होगी। अगर संवेग की दिशा मान लीजिए उल्टा है तो वस्तु की दिशा भी उल्टा ही होगी। तो वो जिस दिशा में वस्तु की गति होती है उसी दिशा में संवेग की गति होती है। आगे हमने देखा था कि इसका जो एसआई मात्रक है वो केजी मीटर पर सेकेंड होता है। जैसे हम इससे भी फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारा द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान को हम लोग क्या लिखते हैं, केजी। एसआई मात्रक क्या होता है, केजी, और वेग का हमने एसआई मात्रक क्या था, तो मीटर पर सेकेंड। तो हमारा क्या हो जाएगा, केजी मीटर S1 कहिए, या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। आगे हमने देखा था कि न्यूटन का तृतीय नियम। तो न्यूटन का तृतीय नियम क्या है, तो हमने देखा था कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये 2 भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। तो जो न्यूटन का तीसरा गति नियम है वो प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दोनों भिन्न वस्तुओं पर होती है। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक पिंड है, इसको हमने ए माना, ये हमारा दूसरा पिंड है, इसको हमने बी माना। तो मान लीजिए इसका हमने m1 v1 माना संवेग, इसका हमने m2 v2 संवेग माना। तो हमेशा जो होगा कि ये अगर इस पर लगा रही हैं, अगर ये ए जो है कि बी पर बल लगाती है तो बी भी ए पर बल लगाती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि P1 बराबर होगा P2 के, या M1 V1 बराबर M2 V2। क्या हो जाएगा, M1 V1 बराबर M2 V2, या हम कह सकते हैं कि इस दोनों पे जो बल लगेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम फोर्स हमेशा बराबर होगा। तो इसमें जो चेंजेस भी आते हैं, आगे हमने देखा था कि इसमें जो परिवर्तन आते हैं तो वो द्रव्यमान और त्वरण के कारण आते हैं। क्योंकि हमारा बल जो होता है कि वो बराबर F बराबर ma होता है। बल बराबर हमारा क्या होता है, ma होता है। तो बल तो हमेशा हमारा समान रहता है, बल क्या होगा, समान रहेगा। लेकिन अलग अलग वस्तुओं के द्रव्यमान, मान लीजिए A है तो इसकी द्रव्यमान अगर m1 है तो B की द्रव्यमान क्या हो सकती है, m2 हो सकती है। अगर इसकी वेलोसिटी v1 है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v2 हो सकती है। अगर मान लीजिए ये त्वरण जो है
कि A1 से चल रही है, ये A2 से चल रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, M1 A1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा M1 A2 M2 A2 हो जाएगा। तो इसमें जो चेंजेस, बल का परिमाण सेम रहेगा, लेकिन जो परिवर्तन इसमें आएंगे वो हमारे त्वरण और द्रव्यमान और वेलोसिटी के कारण आते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगर इस अध्याय से रिलेटेड या किसी भी अध्याय से रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस 504 पे जाके उसके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आपके समस्याओं को देखा जाएगा और आपकी जो जिज्ञासा है उसको भी अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ताकि आपके मन में कोई समस्या ना रहे या कोई कठिनाई आपको ना हो और एग्ज़ाम आपको बेहतर तरीके से जाए। ये सभी लेवल के हैं, कंपटीशन लेवल में भी आपको आगे तक काम आएंगे ये सभी जो चीज़ें हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।